तो आज का हमारा टॉपिक है लो बैक एक। नाम में क्या समझ आ रहा है? कमर में दर्द, नीचे की तरफ कमर में दर्द है ना, पीछे नीचे कमर, सिंपल सा। तो फिर ये क्या टॉपिक हुआ? क्योंकि अभी तक हम जितना पढ़ के आ चुके हैं सब में सिम्टम लो बैक एक क्या है? लो बैक एक क्या है? कोई डिसीज है क्या? कोई डिसऑर्डर है क्या? नहीं सर, इट्स अ सिम्टम। लो बैक एक कोई भी बोल सकता है। हमने 1 घंटे पढ़ाई कर ली, हम भी बोलेंगे अरे लो बैक एक हो रहा है। तो ये तो कोई भी बोल सकता है ना, कोई ये डिसीज हुई ना डिसऑर्डर हुआ, तो हुआ क्या? लो बैक एक तो एक सिंपल सिम्टम हुआ। मगर मोस्टली आज के टाइम पे 99% लोग अफेक्ट इसी से हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो। एक इसका पेन और एक सर्वाइकल का पेन, है ना। चाहे अब वो किस किस से हो सकता है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अभी इसके अंदर जितने भी कॉज आएंगे वो ए टू जेड हम सारे पढ़ चुके हैं। एक भी कॉज, हाँ, कुछ जो बीच में अलग आएगा उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा जो नहीं पढ़ चुके, लेकिन जितने पढ़ चुके हैं वो सब यहाँ पर देखो। ये जो चैप्टर है ना, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। सबसे ज्यादा ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। वैसे डेली रूटीन लाइफ में आप सब पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि यार किसी भी चीज में लो बैक एक हो सकता है। लेकिन क्या है, एग्जाम में ये सीधा डाल देते हैं 15 मार्क्स में लो बैक एक। ठीक है, तो क्या हो गया? लो बैक एक में हमें ये सब कुछ पढ़ना है। अच्छा, इसके अंदर जो भी कॉजेज आएंगे हम ए टू जेड सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अगर हम एक कॉजेज को ही कोई भी एक कॉजेज ले जाए तो उसमें तो हम पूरा का पूरा लेक्चर ले बैठे हैं। तो इसमें तो हम अपना मोर देन 50% सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो क्या हम जो कॉजेज हो रहे हैं उनके अंदर डिटेल में कुछ पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस नाम बोल के खत्म कर दूंगा, बाकी आप समझदार हो क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आपको रिवाइज करना है, सब कुछ ऑलरेडी डला हुआ है, जाओ वीडियोस देखो, रिवाइज करो, है ना। और सब कुछ तो इसमें तो हम बस यही समझेंगे, कॉजेस का नाम लेते जाएंगे, बस हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और वो आप खुद ही करते जाओगे। अगर आपको सब कुछ याद है तो आप खुद से ही सब कुछ करते जाओगे, है ना। चलो देखना कैसे कैसे करते हैं, स्टार्ट करते चलते हैं। मैं किसी भी कॉज को अंदर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, वरना एक कॉज को भी अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया तो पूरा चैप्टर सिंगल कॉज में ही चला जाएगा, और जबकि हमें आज बहुत सारे कॉजेस पढ़ने हैं। ठीक है, जो इसमें अलग होगा, जो नहीं पढ़ा है वो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो लो बैक एक क्या है? एक्सट्रीमली कॉमन डिसऑर्डर, बहुत सबसे कॉमन आज हर किसी को, चाहे किसी भी एज का हो, बताने की जरूरत नहीं है। लो बैक एक सबको है। तो इन्वॉल्विंग दी, क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, होता क्या है पीछे की तरफ? लो बैक एक में मसल्स होती हैं, नर्व, आपकी बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, आसपास के जॉइंट्स, है ना। ये सब कुछ क्या है, कोई भी आपकी आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई है वो वहां पर लो हो जाए तो वो भी आपका पेन कॉज कराती है। तो कुछ भी रीजन आपका लो बैक एक के लिए बन सकता है। ठीक है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा आपको याद करना है कि सबको हमें एक एक अपनी हेडिंग्स के फॉर्म में डालना है, क्योंकि एग्जाम, ये जो मेन चैप्टर है आप ये समझ लो, ये आपके एग्जाम पर्पज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इसी तरीके से लिख के आना जिस पैटर्न में हम पढ़ रहे हैं, तभी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे और वो बहुत अच्छे आपको देंगे कि हाँ उन्हें सब कुछ समझ आ गया, कि इसको सब कुछ पता है। वरना लो बैक एक को लिखने बैठोगे तो इसमें एक एक पेज में ही सब कुछ, ये बड़े मार्क्स में आता है, नियर अबाउट को 14 में आ जाए, 8 में आ जाए, और ये आता ही आता है। तो इसको बिल्कुल लिखने का पैटर्न समझ लेना। हम आज पढ़ेंगे 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर 8 में आ रहा है तो थोड़ा सा कम कर देना, पूरा में आ रहा है तो पूरा लिख के बैठ जाना। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? कंजेनाइटल यानी बाय बर्थ, स्पाइना बाइफिडा पूरा पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है स्पाइना बाइफिडा? स्प्लिट स्पाइन, याद आ रहा है? अब देखो मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको बताता चलूंगा। स्प्लिट स्पाइन में क्या पढ़ा था हमने स्पाइना बाइफिडा में? ये आपकी जो स्पाइन थी वो, आप खुद दिमाग लगाओ, जब स्पाइन बाहर की तरफ आ रही है तो नर्व इरिटेट होगी, मसल वसल, तो ये जो सब कॉज है, हम बस इसको किस में पढ़ना है? बाय बर्थ होता है। कंजेनाइटल है, पूरा स्पाइना बाइफिडा पढ़ा था, उसके 2 टाइप होते थे, क्या क्या होते थे? ऑकल्टा और एस्पर्टा। एस्पर्टा के 2 टाइप होते थे, कौन सा? मेलिंजियोसील और माइलोमेनिंजियोसील। तो ये आपके लो बैक का एक कॉज हो गया कंजेनाइटल में। ठीक है, दूसरा हो सकता है लंबर स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस भी हमने पूरा, ये सारी वीडियोस डली हुई हैं, जो बोल रहा हूं नहीं याद आए तो आज जाके रिवाइज कर लेना तुरंत। लंबर स्कॉलियोसिस, स्कॉलियोसिस हमने कंप्लीट पढ़ा है। स्कॉलियोसिस हमने मेजरली क्या बोला था, कहां होता था? थोरेसिक में। लंबर में स्कॉलियोसिस की परसेंटेज बहुत कम होती है, मगर अब वही स्कॉलियोसिस अगर लंबर में हो जाए तो वो क्या कराएगा? लो बैक एक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लो बैक एक की, तो लो बैक एक के रिस्पॉन्सिबल तो लंबर रीजन ही होना पड़ेगा ना। तो लंबर रीजन का स्कॉलियोसिस पढ़ते थे। ये देखो, ये नॉर्मल है, ये इसमें थोरेसिक स्कॉलियोसिस हो रखी है, इसमें लंबर, या फिर पेशेंट में दोनों हो सकती है, थोरिको लंबर, है ना, कि तुम एक साथ एक ही डायरेक्शन में, और इसमें कंबाइंड स्कॉलियोसिस अलग अलग डायरेक्शन में। देखो हमें तो ये देखना है भी, लंबर स्कॉलियोसिस हो रखी है, सिर्फ लंबर वाली स्कॉलियोसिस। अब खुद दिमाग लगा लो जब एक साइड स्पाइन शिफ्ट होगी तो सारी चीजें हैं,
आपकी मसल भी इरिटेट होगी, मसल स्पाज आएंगी, नर्व इंपेजमेंट होंगी, सब कुछ यहाँ पर आपको क्या होगा, एक लो बैक कॉज कर देगा। डिटेल में समझना है कैसे कॉज करेगा, पेन क्या है, सब कुछ है, तो वो उन सब की वीडियोस डली हुई है, उनके अंदर जाओ और उनमें डिटेल में देखो, है ना, कि उनके अंदर ये कैसे पेन कॉज करती है। हम तो सिर्फ ये बताते चलेंगे कि ये लंबर स्कोलियोसिस है, ये भी लो बैक एक करा देती है। और क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही लिख के आना है कि लो बैक एक करा देती है, ये लिख के नहीं आना कैसे करा देती है। कैसे कराने के लिए फिर वो लंबर स्कोलियोसिस ही पूरा 8 मार्क्स में देंगे, तब उस स्पाइना बेटा ही पूरा 8 मार्क्स में देंगे, तब उसमें एक्सप्लेन करो। यहाँ ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है करा देती है, कैसे कराना इसमें हमें नहीं बात करनी। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे इस देखो, जब कंजराइटल लिखो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन भी करते चलो। जैसे कैसे, दो दो लाइन में जैसे बड़े मार्क्स में आ रहा है, जैसे कंजराइटल डिसऑर्डर में स्पाइना बाइफिडा लिख दो, क्या प्रेजेंट इन अबाउट हाफ, आपको ये नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि इसका रिलेशन लिखना है लो बैक एक से, क्या है कि प्रेजेंट इन अबाउट हाफ द पॉपुलेशन एंड कॉज ऑफ बैक एक नॉट इन ऑल पीपल। क्या बोल रहे हैं कि जो स्पाइना बाइफिडा जितने लोगों में होती है, अगर जितने लोगों में होती है उसके 50% लोगों में लो बैक एक तो मिलता ही मिलता है, 50% लोगों में। ठीक है, ये याद रहे। तो हमने कोई स्पाइना बाइफिडा को नहीं समझाया क्या होता है, हम तो बस उसका रिलेशन लिखेंगे लो बैक एक से, क्योंकि आपसे पूछा लो बैक एक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लंबर स्कोलियोसिस के बारे में थोड़ा सा लिखे आना है ना, दो दो तीन तीन लाइनें हमें ऐसे सबके बारे में लिखनी पड़ेंगी एक एक करके। ये सब क्या है, सबके बारे में हम समझाएंगे, तभी तो हम उसको पूरे 14 मार्क्स में कर पाएंगे। तो लंबर स्कोलियोसिस के बारे में भी लिख के आना है। फिर है ट्रांजिशनल वर्टिब्रा, ये एक है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। व्हाट इज ट्रांजिशनल, बहुत कॉमन है, एमआरआई वगैरह देखोगे तो बड़ा आपने लिखा हुआ देखा, उसको 3-4 नाम से बोलते हैं। देखो पहले ट्रांजिशन वर्टिब्रा ही समझाता हूं, तब आपको समझ आ जाएगी इसके बाकी सारे नाम से क्या बोलते हैं। ट्रांजिशन वर्टिब्रा का मतलब होता है इट इज अ स्पाइनल डिफॉर्मिटी। ये क्या है, इट इज अ स्पाइनल डिफॉर्मिटी वेयर L5 is fused with S1 मे बी फुली और पार्शियली। क्या मैंने बोला कि जो आपकी L5 है, जो आपकी L5 है वो आपकी S1 से फ्यूज हो जाती है। अच्छा, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो आपकी सेक्रम वर्टी, जो आपका सेक्रम है वो तो कंप्लीटली फ्यूज रहता है S1 से लेके S5 तक, है ना। अब एक जॉइंट बनता है L5 S1 के बीच में, जिसको लंबोसेक्रल जॉइंट बोलते हो आप। कौन सा जॉइंट बोलते हो, लंबोसेक्रल जॉइंट। अब ये जो जॉइंट होता है ना, इसमें मोबिलिटी बिल्कुल मिनिमम होती है, बिल्कुल मिनिमम मोबिलिटी होती है। तो ये इसको कंजेनाइटल में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 90% लोगों में देखो ऐसा होता है कि आफ्टर ये कंजेनाइटल या हेरिडिटी होती है 90%, 10% चांसेस होते हैं कि आगे चल के ये जॉइंट फ्यूज्ड हो जाए। अच्छा, ये भी समझ लो कि 90% केसेस में ये कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करती, कोई पेन वेन क्रिएट नहीं करती। क्या होता है, क्यों नहीं करती सर, क्योंकि L5S1 रीजन पे इतनी मोबिलिटी होती भी नहीं है। अगर वो कंप्लीटली देखो, इसमें ये दिख रहा है फ्यूज्ड है। मैंने क्या बोला था कि इट इज अ स्पाइनल डिफॉर्मिटी है एक, वेयर L5, ये देखिए L5 है आपकी ऊपर वाली, इज फ्यूज्ड विद S1, और सेक्रम तो पूरी फ्यूज्ड आपस में रहती है, ये S1 से आपकी फ्यूज्ड है। और क्या हो सकता है, इट मे बी फुल्ली और पार्शियली। ये वाली कौन सी है, ये पार्शियल, ये देखो सिर्फ इतना पार्ट फ्यूज दिख रहा है, ये वाला पार्ट फ्यूज नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल वर्टिब्रा। हमेशा याद रखना, ये 90% केसेस में कोई पेन वेन नहीं करती है एमआरआई में जब आप देखोगे। और नियर अबाउट, अब इसके बारे में बहुत चीजों का मैं आइडिया देने वाला हूं, क्योंकि ये आप एमआरआई में देखते हो और बहुत लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, और इसका जो पेन वगैरह होता है वो इसी को रीजन बना के और फालतू का दिमाग वेस्ट करते हैं। देखो नियर अबाउट 15 से लेके 15 से लेके 35% तक लोगों में ये मिलती है। कहो आप में, हम में, हो सब में फ्यूज्ड। अब होता क्या, गड़बड़ ये हो जाती है कि जैसे किसी को अभी एज रिलेटेड पेन होता है, स्पॉन्डिलोसिस वगैरह हुआ, तो वो तो पूरी की पूरी एमआरआई कराता है, तो उसके में ये जरूर आपको लिख के मिल जाएगा 35% लोगों तक में कॉमन है कि इसको क्या है, ट्रांजिशनल वर्टिब्रा है। और भी इसके नाम है, वो बाद में बात करेंगे, इसको ट्रांजिशनल वर्टिब्रा है, तो आप समझोगे ये भी एक पेन का, वो सिर्फ 10% कॉज हो सकता है कि ट्रांजिशनल वर्टिब्रा किसी में पेन करे, क्योंकि यहाँ पर इस जॉइंट में कोई मोबिलिटी प्रेजेंट वैसे ही मिनिमम होती है। अगर फ्यूज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, 10% ही केस होता है कि ये पेन कॉज करे। जब पेन कॉज करता है तो उसको कुछ और बोलते हैं, वो अभी उसकी बात हम करेंगे बाद में। अभी तक मैंने पढ़ा कि ट्रांजिशन वर्टिब्रा को क्या बोल रहे थे, वहां पर हम बोल रहे थे इट इज अ स्पाइनल डिफॉर्मिटी वेयर L5 इज फ्यूज्ड विद S1 मे बी फुल्ली और पार्शियली।
यानी टीवी यानी ट्रांजिशनल वर्टिब्रा इज वन एट द जंक्शन ऑफ टू सेगमेंट ऑफ द स्पाइन। कौन सा अल्फा? इट इज द कॉमन इन लंबोसेक्रल रीजन। 99.99% ये लंबोसेक्रल रीजन में ही होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं किसी और में फ्यूज्ड हो जाए। वो फिर जो फ्यूज्ड होती है ना, वो चीज अलग होती है, उसे फिर ट्रांजिशनल वर्टिब्रा नहीं बोलते, याद रखो। कॉमन की जगह आप कॉमन वर्ड भी नहीं लगा के आओ और लिख के आओ इट इज इन लंबोसेक्रल रीजन। L5S1 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। बाकी और जगह फ्यूज होता है तो वो अब उसको अलग चीज बोलते हैं, ट्रांजिशन वर्टिब्रा उसी को बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है एल, देखो अब इसके अलग अलग नाम होते हैं। पहला नाम होता है इसका LSTV। LSTV से क्या समझ आ रहा है? लंबोसेक्रल ट्रांजिशन वर्टिब्रा, ठीक है। या तो MRI में इस नाम से लिखा होगा, पहला LSTV। दूसरा नाम क्या लिखा होगा सर? दूसरा नाम लिखा होता है सेक्टरलाइजेशन। क्या बोला मैंने? सेक्टरलाइजेशन। क्योंकि सेक्टरम क्या हो रहा है? फ्यूज हो रहा है, तो सेक्टरलाइजेशन। SACRILIZATION, सेक्टरलाइजेशन के नाम से ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ये नाम सबसे ज्यादा कॉमन, सेक्टरलाइजेशन। ऐसा लिखा होगा, सेक्टरलाइजेशन इज फाउंड इन L5S1, ऐसा प्रॉपर आपको मेंशन करके देंगे। या LSTV डला होगा, लंबोसेक्रल ट्रांजिशन वर्टिब्रा। सेक्टरलाइजेशन एक नाम से और बोलते हैं इसे, लंबराइजेशन। क्योंकि अब देखो इनमें एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है कि सर लंबराइजेशन और सेक्टराइजेशन दो अलग अलग नाम क्यों रखे? एक आपने सेक्रम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो और एक आप बोल रहे हो लंबर के रिस्पेक्ट में, ऐसा क्यों? लंबराइजेशन और सेक्टराइजेशन दो नाम क्यों रखने पड़े? इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझने की कोशिश करो। सेक्टराइजेशन जब बोलते हो जब L5 फ्यूज्ड हो जाती है S1 में, और लंबराइजेशन बोलते हो कि S1 फ्यूज्ड हो जाती है L5 में। एक ही तो बात है, एक ही तो बात होगी ना कि L5S1 फ्यूज। बस ये देखते हैं कि कौन किसकी तरफ ग्रोथ ज्यादा हुई है ना, कौन किसकी तरफ फ्यूज्ड होने गया है ना। मतलब ऐसा होता है ना कि कौन किसकी तरफ फ्यूज्ड होने गया है, बस इतना सा होता है। बाकी लंबराइजेशन और सेक्टराइजेशन एक ही बात होती है कि L5S1 में फ्यूज्ड है, ठीक है। थोड़े से माइन्यूट डिफरेंस होते हैं, उन्हें इतना पकड़ने की जरूरत नहीं, कौन किस में, इतना ठीक है। आप तो याद रखो कि लंबराइजेशन सेक्टराइजेशन एक ही बात होती है कि L5S1 में फ्यूज्ड हो रही है। क्या क्या नाम होगा इसके? ट्रांजिशन वर्टिब्रा के नाम से आ सकता है, सेक्टराइजेशन, लंबराइजेशन MRI में लिख के आता है, LSTV यानी लंबर सेक्युलर ट्रांजिशन वर्टिब्रा, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या समझा इसके बारे में? क्या क्या हमने इसकी डेफिनेशन करी कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी है वेदर L5 फ्यूज्ड है S1 से, मे बी फुल्ली और पार्शियली। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पार्शियली मिलेगी, देखो इसमें भी पार्शियली है, ठीक है। इसका LSTV नाम हमने बात कर लिया, सेक्लाइजेशन की बात कर ली, लंबराइजेशन हमने बात कर ली कि 15 से लेकर 25% तक होती है। अगर एवरेज कोई पूछे एवरेज क्या है, तो एवरेज होता है 25%, लगभग 25% लोगों में मिलती है, लेकिन रेंज 15 से 35% तक में होती है। अब मुझे सर ये बात समझ आ गई, लेकिन अब ये बताओ कि ये पेन तो वैसे कॉज करती है, इफ इन केस पेन कॉज करे तो कैसे कर सकती है कि फ्यूज्ड हो रही है तो बीच में कोई नर्व इंपिंजमेंट होने लग जाए आगे चल के। देखो कंजेनाइटल स्टार्टिंग में पेन कॉज नहीं करती, आगे चल के क्या है, डीजनरेशन होना स्टार्ट होता है। जब बोन डीजनरेट होती है तो आगे चल के ये मे भी पेन कॉज कर सकती है। जब ये पेन कॉज करती है तब इसको नाम क्या देते हैं? क्या नाम देते हैं इसको? नाम देते हैं बर्टोली सिंड्रोम। ये नाम जरूर याद रखना, BERTOLOTI। क्या बोला मैंने? TI, ठीक है। BERTOLOTI, बर्टोलोटी जो भी है, बैटोलोटी सिंड्रोम, ठीक है। बैटोलोटी, BERTOLOTI, इसको बोलते हैं बैटोलोटी सिंड्रोम। जब ये पेन करना कॉज करे तो ऐसा होता है कि इसका भी एक ऐसा है कि जब पेन इसलिए कॉज करने लग, जब ये फ्यूज्ड हो जाती है तो इनकी जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो थोड़ी सी आपस में फ्यूज होकर बड़ी हो जाती है, और जो पेल्विक रीजन है उसमें इरिटेशन करना कॉज कर देती है। इरिटेशन एक कॉज होने लग जाता है ड्यू टू इट्स ट्रांसवर्स प्रोसेस। अगर ऐसा होने लग जाता है तो आप उसे फिर बर्टोली सिंड्रोम बोलने लग जाते हो। मगर अभी आप ये याद रखो कि मेन हमें याद रखना है कि लंबा अगर इसमें अगर पेन होता है तो उस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? उस सिंड्रोम को बोलते हैं बर्टोली सिंड्रोम, ठीक है। बैटोलोटी सिंड्रोम आप इसको नाम से जानते हैं। ये था हमारा कंप्लीट ट्रांजिशन वर्टिब्रा को लेके, ठीक है। ये हमारा नहीं, अब ये भी एक क्या लो बैक एक का आपका कॉज होता है, जिसकी हमने डिटेल में इसमें देखो, इसको मैंने क्यों पूरा समझाया, क्योंकि देखो जब लो बैक एक लिख के आओगे तो वहां ट्रांजिशन वर्टिब्रा आपको पूरा समझा के नहीं आना है। वहां तो आप बस इतना ही लिख के आओगे कि वन ऑफ द जंक्शन वेयर इज, इसकी वजह से फिर ये जो मैंने आपको पूरा इसलिए समझाया क्योंकि अभी तक इसके बारे में हमने कहीं भी पढ़ा नहीं था। अब ये जो क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में बनता है, ट्रांजिशन वर्टिब्रा या लंबोसेक्रल LSTV या सेक्राइजेशन लंबराइजेशन,
तब मैंने आपको इतना पूरा बता दिया कि आप आराम से 2 मार्क्स के लिए, उससे तो बहुत ज्यादा का लिख के ही आ जाओगे। और सबसे बड़ी बात है डेली रूटीन लाइफ के लिए, जब एमआरआई वगैरह देखना ये सब स्टार्ट करोगे तब आपको समझ आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो गया, ट्रांजिशन वर्टिब्रा हो गया। स्पॉन्डिलोलाइसिस और लिस्टिसियासिस। अच्छा सर, स्पॉन्डिलोलाइसिस कंजेनाइटल में कैसे? ये तो एज डिजनरेटिव थी। स्पॉन्डिलोसिस पूरा डला है, पढ़ाई थी उसके 2 टाइप थे। पहला था प्राइमरी और दूसरा था सेकेंडरी। प्राइमरी वाला था एज रिलेटेड और सेकेंडरी वाला एज रिलेटेड नहीं था, वहां आपको कोई डिसीज या कोई भी ऐसी चीज थी जो आपको स्पॉन्डिलोसिस करा दी थी, यानी दैट इज वियर एंड टियर ऑफ स्पाइनल, कैसका वर्टिब्रा का, स्पाइन का। इसको क्या बोलते थे स्पॉन्डिलोसिस का एक नाम और क्या था? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन, क्योंकि ये रिलेटेड थी। यहाँ कंजनाइट, अच्छा इसको कंजनाइटल में भी लिख के आना है स्पॉन्डिलोसिस को, और डीजनरेटिव में भी लिख के आना है। यहाँ डीजनरेटिव में वो लिखा है, आप यहाँ पर स्पॉन्डिलोसिस भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्डिलोसिस जो होती है ये दोनों होती है, क्योंकि प्राइमरी वाला होता है, जो प्राइमरी स्पॉन्डिलोसिस होती है वो एज वाली होती है, और सेकेंडरी वाली एज रिलेटेड नहीं होती, वो किसी डिसीज या किसी भी रीजन की वजह से हो रही थी, इसलिए वो किसी भी एज में आपकी हो सकती है। ठीक है, अब ये कैसे पेन कराती है, क्या कुछ है, जाओ रिवाइज करो, वीडियोस देखो, सब समझ आएगा। फिर अगला है स्पॉन्डोलिस्टिसियासिस। यहाँ तो मैं सिर्फ बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा भाई याद दिलाता जाऊंगा। लिस्टिसियासिस का मतलब क्या होता था? वेयर वन बोन, इसलिए पैन उधर है ना। क्या हो रहा है देखो, ये तो आपका स्पॉन्डोलॉसिस था, देखो इसमें क्या हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है। अब जब ये वियर टीयर होगा तो चीजें टूटेंगी, सीधी सी बात है ना। जब डिस्क आएगा तो नर्व आपकी दबना स्टार्ट होंगी। और दूसरा हमने बात करी स्पॉन्डलो लिस्टिसियासिस। लिस्टिसियासिस में क्या होता था, जो आपकी एक एक वर्टिब्रा थी वो क्या होती थी, वो आगे की तरफ चली जाती थी। जैसे L5S में देखो, L5 आगे चली गई, S1 के रिस्पेक्ट में चली गई। याद आ रहा होगा, स्कॉटिश डॉग साइन पढ़ाया था, पार्स इंटरकोलेलिस पढ़ाया था, है ना। पार्स इंटरकोलेलिस में स्कॉटिश डॉग साइन वगैरह सब कुछ हमने स्पॉन्डिलोलिसिस में पढ़े, वीडियो डली हुई है, जाके देखो। तो इसमें भी क्या है, जब आगे अगर शिफ्ट हो जाएगी तो इधर से बीच में जो नर्व निकल रही है वो क्या होंगी, आपकी इंपेज होंगी और आपको लो बैक को कॉज करा सकती है। ठीक है, और क्या क्या, ये सब तो था हमारा कंजनाइटल में। कंजनाइटल में भी और बहुत सारी चीजें लिख के आ सकते हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें पीछे, बहुत सारे हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जितने आपको याद आए उतने लिख के आ जाओ। ट्रोमा में जैसे स्प्रेन स्ट्रेन, ये भी हम पूरा कर चुके हैं। स्प्रेन मतलब इंजरी ऑफ लिगामेंट और स्ट्रेन मतलब इंजरी ऑफ मसल। स्प्रेन में 3 डिग्री होती थी, स्ट्रेन में 4 डिग्री होती थी, ये भी वीडियो। अब ये पूरा है कि अगर उधर का वहीं के पीछे का लो बैक का कोई लिगामेंट टीयर हो जाए तो पेन होगा, या कोई मसल टेंडन टीयर हो जाए तो पेन होगा। वर्टिब्रल फ्रैक्चर, तो बैक स्ट्रेन क्या होता है, ट्रोमेटिक में बैक स्ट्रेन में लिख के आ सकते हो, मोस्ट ऑफ्टन डिस अराइज फ्रॉम ही ट्रोमा। ऐसा ही बात है, एक्सीडेंट से ही होता था, मोस्ट कॉमनली ट्रोमा से। सस्टेन्ड इन डेली, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा कॉमन पॉइंट होता है लो बैक एक कराने का। जैसे सपोज कोई एकदम भारी चीज उठा लेते ना, एकदम खड़े हो जाते हो, फिर एकदम भयंकर दर्द होता है, तो वहां फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन या फर्स्ट डिग्री स्प्रेन आने के, पूरे स्प्रेन आने के बहुत चांसेस होते हैं कि अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा आ गया, रेस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। और कैसे क्या रेस्ट प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ था, वो वहां मैंने आपको स्प्रेन स्ट्रेन में कंप्लीट समझाया है, जाके देखना। मोस्ट ऑफ्टन डिस अराइजेस फ्रॉम ई ट्रोमा सस्टेन इन डेली रूटीन एक्टिविटीज, जैसे एक्यूट लिगामेंट स्प्रेन में अकर्स व्हाइल लिफ्टिंग अ हैवी वेट, सडन स्ट्रेट, एकदम सीधे खड़े हो जाते हो, फ्रॉम बेंट पोजीशन, पुशिंग और कोई भी वेट। अच्छा हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ पर 2-3 चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि जैसे आपके पास पेशेंट आए तो कभी भी उसको बोलो कि जब वो सो के उठता है ना तो कभी भी सीधा नहीं उठे। कैसे सर सीधा मतलब कैसे नहीं उठना? मैं अगर ऐसे सो रहा हूँ ना, मैं एकदम ऐसे सो रहा हूँ और मैं एकदम सीधे बेड से ऐसे नहीं उठ जाऊं। जैसे अंडा, वो देखा कभी अंडा, अंडा वो आता है WWE में आता है अंडरटेकर, वो सीधा खड़ा हो जाए, ऐसे लेटा होता है और ऐसे। कभी इस पोजीशन में ना आप कभी खड़े हुई सोने के बाद, और ना कभी किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करिए कि उसे कभी भी खड़े नहीं होना, क्योंकि जब एकदम सडन स्ट्रेटनिंग करता है ना तो लिगामेंट टियर होने के पूरे चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरी रात के रेस्ट में हैं, सारी आपकी मसल्स लिगामेंट चलेगी रेस्ट कंडीशन में वर्क करने, और एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं, उनको एकदम स्ट्रेटिंग में क्या एकदम स्ट्रेस पड़ता है और बहुत ज्यादा। और जब अभी तो इतना समझ नहीं आता, जिनको लो बैक होता है ना उनका इससे बहुत ज्यादा पेन बढ़ता है, या जो एज के साथ होता है उनका। तो हमें अगर हम अभी से अपना ख्याल रखेंगे इस यंगर एज में, तो उससे क्या होता है कि आगे चल के ट्रॉमा के कम चांसेस है। तो जिनको तकलीफ है उन्हें तो होना भी नहीं, बाकी किसी को नहीं होना। तो फिर कैसे खड़े होना होता है, करवट लेके,
हमेशा बेड पे लेटे हो तो लेटे ही लेटे पहले साइड करवट लो। अगर आप जब होश में आए, जब आप नींद खुली, तो आपको लगा कि अगर आप सीधे हो तो पहले आप साइड करवट लो और फिर अपना हाथ रख के फिर इस तरीके से खड़े हो। इस तरीके से जो लेटे हो बैठे हो इस पोजीशन में आना है, ठीक है। कभी भी सीधे ऐसे उठ के बैठ, ऐसे सीधे एकदम ऐसा बोले तो ना, तो ऐसे उठ के सीधे खड़े नहीं होना, हमेशा करवट लेके साइड बेंडिंग से खड़े होना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, याद रखना ये चीज को, हमेशा हर पेशेंट को बोलते हैं हम, ठीक है। ये चीज है। और कभी, हाँ, दूसरी चीज और बताता हूँ। देखो, वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि जिन लोगों को लो बैक एक ज्यादा होता है, पहले तो उनको मना करो कि कोई भी भारी चीज नहीं उठानी, नहीं उठानी। फिर भी अगर लगता है कि थोड़ा बहुत चीजें उठानी पड़ती है तो उनसे बोला करो कि नी से बेंड हुआ करो, थोड़ा प्रेशर नी पे दो, लो बैक। क्योंकि सामान जब कुछ भी उठाते हो तो आप नी को स्ट्रेट रखते हो और ऐसा झुककर उठाते हो, तो उनको बोलना है फिर कि नहीं नहीं, कि आप लो बैक पे मत करो, नी को कैसे करो, ऐसे बैठे खड़े हुए हो, नी को बेंड करके इस तरीके से बैठ के चीजों को उठाओ। बल्कि हम ये यंगर एज में मना करते हैं इस तरीके से, क्योंकि नी पे बहुत प्रेशर आता है। तो इस तरीके से जब आप होते हो तब। लेकिन जब पेशेंट को लो बैक एक है तो उसे बोलो कि नी का यूज करो एज कम्पेयर टू लो बैक। जब भी पहले तो कोई चीज वेट नहीं उठाना, अगर इनकेस झुकना भी पड़ रहा है तो नी के थ्रू जाओ, ठीक है ना, लो बैक के थ्रू मत जाओ, है ना। ये हमें एक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये पॉइंट्स पेशेंट को बताने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं जो बहुत ज्यादा पेन कॉज करा देते हैं। और आप दिन भर तो ट्रीटमेंट करते हो, आपने तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करा, वो 24 आवर उसके 24 आवर में 1 घंटे आपने करा, 23 आवर तो उसके है ना। अब वो यही सब गलती कर रहा है, माइन्यूट माइन्यूट, और रिजल्ट क्या होगा, जीरो। आपके यहाँ से तो आराम लेके जाएगा, फिर 2 घंटे बाद यही सब करेगा, फिर अगले दिन आके बोलेगा सर बस 2 घंटे ठीक रहे, फिर वही हो गए। सर मैम आप परेशान, बोले हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये फिर वही पहुंच जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि उसकी डेली रूटीन लाइफ का भी आपको ये सब चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, वरना ये बहुत ज्यादा कॉज करते हैं। दूसरा है अपना कंप्रेस स्प्रेन स्ट्रेन के बाद वर्टिब्रल फ्रैक्चर। वर्टिब्रल फ्रैक्चर भी, ये भी हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, पूरा यूट्यूब पर डला हुआ है सब कुछ। वह है ना कि आपका वर्टिब्राई फ्रैक्चर हो गए, ट्रोमा है ना, वर्टिब्राई फ्रैक्चर हो गया तो वो भी पेन कॉज करा सकता है। कैसे? ये मोस्ट कॉमन होता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। और मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा कॉमन होता है थॉरिक, क्योंकि देखो लो बैक एक पढ़ रहे हो तो थॉरिको लंबर रीजन में ही तो कंप्रेशन सबसे ज्यादा। अच्छा मैं आपको बताऊं कि T12 रीजन पे बहुत कॉमन होता है, इसको याद रखना। T12 रीजन पे बहुत होता है, क्योंकि ये मालूम किसमें होता है, जो थोड़ी सी जिनकी एज हो गई होती है ना, एज होने के बाद क्या है, वहां के लिगामेंट, बोन बोन, और देखो जिनके अंदर ऑलरेडी स्पॉन्डिलोसिस है, बोन वैसे ही टूट रही है, वियर एंड टियर हो रहा है, तो वो क्या एकदम ऐसा कभी फ्रिक्वेंट देखो एकदम फॉल कर जाते हैं। और मालूम किस तरीके से गिरते हैं, जैसे बैठे ना, ये इस पोजीशन को बता रहा हूँ, कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या इस तरीके से, जैसे ऐसे चल रहे तो हम ऐसे गिर पड़े बटक्स पे ही, जो उनका गिरा ना वो ऐसे आगे पीछे नहीं, बटक्स पे गिरे। क्योंकि देखो ये सबसे ज्यादा ऐसे कौन गिरते हैं, जो एज के साथ, जिनका एज के साथ डिस्टरबेंस होना स्टार्ट हो जाता है। एज जैसे पार्किंसम हो गया, एज के साथ डिस्टरबेंस हो रहा है, इतना बॉडी बैलेंस नहीं हो रहा, तो वो जनरली क्या है ऐसे ही गिरते हैं बटक्स के थ्रू। और जो बटक्स के थ्रू गिरते हैं ना, उनका सबसे, क्योंकि नीचे की तरफ से प्रेशर आता है भयंकर, तो लंबर तो बच जाती है, क्योंकि लंबर का साइज फिर भी बड़ा होता है। लंबर का साइज एज कम्पेयर टू थोरेसिक बड़ा होता है, तो वो वेट को ट्रांसफर कर देती है ऊपर, तो वो टूटने से बच जाती है। लेकिन जैसे ही L1 T5 पे पहुंचते हैं तो वहां पर तो क्या आपको कर्व चेंज हो रहा होता है, तो पूरे चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के। T12 सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है, याद रखना। ओल्डर एज में T12, इसका ट्रीटमेंट यही रहता है, फिर कंप्लीटली इमोबिलाइज करा देते हैं, है ना, थोरिकोलंबर बेल्ट बांध देते हैं पेशेंट को, और है ना यही सब कराना पड़ता है। और ये ओल्डर एज में बहुत ज्यादा, आप जब ओल्डर एज में देखोगे ना स्पॉन्डिलोसिस, जब आपके पास MRI आएगी तो वहां आपको देखने को मिल सकता है कि फ्रैक्चर ऑफ T12 रीजन। तो आप दिमाग लगाओ, अच्छा पेशेंट से पूछो गिर गए थे क्या कुछ दिन पहले कहीं को, तो आपको अपना बता देगा हाँ गिर गए थे, क्योंकि नीचे से कंप्रेशन लगा। और आप पोजिशन भी पूछोगे तो वो यही पोजिशन बता कि बटक पे गिरे, तो नीचे से भयंकर प्रेशर आए, और जिसके से, और पेशेंट को पता, इतना पता भी नहीं चलता, उसे इतनी तकलीफ भी नहीं होती, दर्द भी नहीं होता, उसको समझ नहीं आएगा। जब और कहीं दर्द होता है फिर MRI कराते हो तो मालूम इतना क्या कैसे आता है, समझ लो। क्रोन ऐसे लिख के आएगा MRI में, क्रोनिक T12 फ्रैक्चर। क्रोनिक का मतलब क्या, कि भैया कुछ हुआ था आज से 1 साल पहले, अब उसको दूसरी तकलीफों की वजह से MRI करा तो उसमें शो हो रहा है। क्योंकि ऐसा कुछ ये इतना पेन क्रिएट नहीं करता, इतना ज्यादा पेन क्रिएट नहीं करता, मगर दूसरी चीजें पेन तो उसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसलिए हमेशा दिमाग लगाया करो कि अगर ये क्रोनिक, अगर उसमें लिख के आ रहा है MRI में कि ये अर्ली नहीं है, ये लेट है, क्रोनिक, इसको टाइम हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये तो पेन कॉज करा नहीं रहा। वरना आप दिमाग लगाओगे अरे फ्रैक्चर है ये पेन कॉज, भैया जब वो उसमें लिखा है क्रोनिक यानी उसको लेट पीरियड का, इसमें पुराना है, ओल्डर है। MRI में थोड़ा मेंशन करके देते हैं कि अर्ली स्टेज ये फ्रैक्चर है, अर्ली स्टेज का है कि थोड़ा लेट का है।
ऐसा एमआरआई में मेंशन करके देते हैं। तो ध्यान रखना, उसमें देखा करो कि अगर अर्ली स्टेज का है तो इसका मतलब है कि ये पेन का कॉज हो सकता है, और लेट स्टेज का है तो मतलब है कि पेन का कॉज मे बी ये हो सकता है, 100% नहीं है तो दूसरे रीजन भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी चीजों को पकड़ने की कोशिश किया करो। तो ये कंप्रेशन फ्रैक्चर बहुत को, ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें ओल्डर एज वाली चीजें बहुत ज्यादा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यंगर एज में तो हम फिर भी थोड़ा कुछ करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन यंग ओल्डर एज के ही लोग हैं जो आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट कराने। तो मैं ऐसी ऐसी बातों को बिल्कुल टच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कोई आपसे छूटे ना, कि छोटे छोटे पॉइंट्स, हाँ ये भी एक पेन का कॉज बन सकते हैं। तो कंप्रेशन फ्रैक्चर, दिस फ्रैक्चर अकर कॉमनली इन द थोरिकोलंबर रीजन, डिसीज सच एज अर्ली सेकेंडरी डिपोजिशन इन एडल्टी। जो एल्डर लोग है ना, उनमें कोई डिसीज डिसीज क्या हो सकती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं जिससे बोन कमजोर हो गई। तो उससे क्या है, अगर कोई भी ऐसा गिरा और कुछ हुआ तो बहुत फ्रैक्चर स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, मे बी एक में और मल्टीपल वर्टिब्रास में हो सकते हैं। तो T12 वाली बात मैंने आज आपको थोड़ी सी स्पेशल इसमें बताई। और क्या क्या हो सकते हैं इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी में पढ़ के आए हो टीबी, टीबी मतलब क्या, कौन सी टीबी, पूरा का पूरा भी पढ़ा है आपको, पढ़ाया था पॉट्स डिसीज, पॉट्स डिसीज, कौन सी टीबी, पॉट्स डिसीज, दैट इज स्पाइनल टीबी। तो वो भी इसमें उसमें पढ़ के आए थे, लो बैक कॉज कराएगी तो स्पाइनल टीबी आपकी हो गई। वो भी एंक्लाइजिक स्पॉन्डिलाइटिस, क्या है एंक्लाइजिक स्पॉन्डिलाइटिस, सैक्रोइलियाटिक, यानी सैक्रोइलियक जॉइंट पे आपका इन्फ्लामेशन हो रहा था और स्टिफनेस आ रही थी। ये आपकी कौन सी थी, ये इसको इन्फ्लामेटरी में भी लिख के आ सकते हो और इसको हेरिडिटी वाली में भी लिख के आ सकते हो। HLA-B27 जेनेटिक जेनेटिक मार्कर था इसका, सब कुछ पढ़ा था तो उसमें भी इन्फ्लामेशन, तो ये भी बैक पेन कॉज कर। अच्छा और क्या लिख के आ सकते हैं इसमें, याद आ रहा है और कोई, RA रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर वो भी लो बैक में हो गया तो वो भी पेन कौन कराएगा, उसको डिजेनरेटिव में नहीं रखना होता है। RA तो आपका कौन सा इन्फ्लामेटरी है और जेनेटिक है ना, तो इस तरीके से RA, ये सब आपके क्या हुआ है सारे, ये सब आपके इन्फ्लामेटरी वाले, और इन्फ्लामेशन है तो पेन तो आपका होना ही है ना। ऐसे बढ़िया बोन ट्यूमर और गले, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आना है, क्या लिख के आओगे टीबी के बारे में स्पाइनल टीबी दैट्स बी कॉल्ड एज स्पॉट्स डिसीज इज अ कॉमन कॉज ऑफ परसिस्टेंट बैक पेन स्पेशली इन अंडर नरिश प्यूपिल, जिनमें, क्योंकि हमने बात ही करी थी कि टीबी जिन लोग थोड़े से, क्योंकि हम पढ़ के आए थे पॉट डिसीज में, हमने बोला भी था जो लोग थोड़े से फैटिक लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो टीबी लंग वाली है वो आपके स्पाइन में चली जाए, क्योंकि हमने बात करी थी कि पॉट डिसीज जो होती है वो हमेशा सेकेंडरी होती है, कहीं ना कहीं से फैल के आती है। ठीक है, एंक्लोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस हम पूरा पढ़ चुके हैं। दिस शुड बी सस्पेक्टेड इन और तो माल आपको यंग मेल में बहुत कॉमन था, B27 जेनेटिक मार्कर था इसका, है ना। और आपके कौन से जॉइंट में कॉमन था, सैक्रोइलियक जॉइंट में। एंक्लोलाइजिंग का मतलब यही था कि स्टिफनेस, स्पॉन्डिलाइटिस यानी इन्फ्लामेशन प्रेजेंटिंग विद बैक पेन एंड स्टिफनेस। और हमने बात करा था ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा दर्द कब होता था, जब ये आराम करते थे, जब सुबह सो के उठते थे तो बहुत दर्द होता था, लेकिन कुछ काम कर लेते थे तो रिलीफ मिलता था। क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वहां पर एक्यूमुलेट होते थे, तो काम करने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता था तो पेन कम होता था। चीजों अब सब डला हुआ है, जाके नई चीजें याद आती तो रिवाइज करा करो, तो सारी चीजें आपको फिर से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको लिख के नहीं